शिक्षा जो कि एक मौलिक अधिकार में भारतवर्ष में दिया गया है और यहाँ पर चाहे किसी भी तबके का आदमी हो उसके लिए शिक्षा का जो है बहुत ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार होता है और सरकार इस विषय पे बहुत ज़्यादा। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसमें विषय ये है कि शिक्षा का जो अभी प्रारूप एक चल रहा है ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन क्लासेस, जिसको पहले टेक्नोलॉजी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आज उसी को घर घर में उस टेक्नोलॉजी को पहुंचा दिया गया है और ना चाहते हुए उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो जैसा कि देखा गया आमतौर पे कि जो सीनियर्स होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनके लिए तो उसको कोई दिक्कत नहीं, प्लस पॉइंट होता है, लेकिन बच्चों के लिए क्या दिक्कतें होती हैं उस विषय पे ये डिबेट हम रखे हैं और सबसे पहले हम इसका विचार जानेंगे। मैं सुनील वर्मा आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ लाइव वीडियो पे, और सभी लोग आप लोग कमेंट भी करते रहें और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो भी अपना जो है वहाँ पे दे सकता है कमेंट में, ठीक है। और अभी एक हम मोबाइल नंबर भी आपको अवेलेबल कराते हैं तो उस पर भी आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इधर, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे पास किशन मेहरोत्रा जी, समाज सेवी भी हैं और इस विषय को इन्होंने गंभीरता से लिया। तो क्या उद्देश्य है इसको लेके आपका, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? तो सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं आप सभी लोगों का। मौजूदा परिवेश में शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे जीवन के मूल्यांकन को छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य बनाने में योगदान रखता है। मौजूदा परिवेश जो आज शिक्षा प्रणाली का है अत्यंत जटिल और कठिन हो चुका है, क्योंकि अभिभावकों पर जो भार पड़ रहा है शिक्षक संस्थानों द्वारा वो अत्यंत कठिन है, जिसका भार उठाने में अभिभावक सक्षम नहीं है। दूसरी तरफ जो प्रणाली मौजूदा समय में ऑनलाइन या दूसरे तरीके से चलाई जा रही है वो विसंगतिपूर्ण है, अर्थहीन है। मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय में गंभीरता से ध्यान देते हुए छात्र छात्राओं के और अभिभावकों के भविष्य के लिए दूरगामी परिणाम के साथ कुछ ऐसा सोचने की आवश्यकता है जिसमें युवा पीढ़ी का भविष्य भी उज्जवल हो सके और साथ ही अभिभावक अपने बच्चों को ये भविष्य दे सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इस विसंगतियां जो इन्होंने स्पष्ट किया है यहाँ पे, विसंगतियों को हम जानेंगे। तो हम आते हैं तिवारी जी के पास और अपना शुभ नाम आप बता दें। मैं संतोष तिवारी संस्कार टीम से हूँ जी, बहुत अच्छी बात है जी। अचानक जैसे ही विद्यालय बंद हुए थोड़े दिन बाद अचानक सरकार का मोड बदला कि बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग का काम सौंप दिया जाए, क्योंकि विद्यालय बंद है इसलिए बच्चे ऑनलाइन पढ़ें। ऑनलाइन पाठ्यक्रम में चूँकि बच्चों की अफरा तफरी मच गई, फ़ोन नहीं थे, नेट की भी प्रॉब्लम थी, बच्चे सीख समझ नहीं पाए ठिकाने से उसका चलाना, गार्जियंस ने समय से फ़ोन नहीं दिया, स्कूल टीचर्स ने उसको उस कला से पढ़ाया भी नहीं, उसके बावजूद भी लड़कों के दिमागी तौर पर बोझ बढ़ा दिया गया। ये कदापि फ़ायदेमंद प्रणाली नहीं है। इसके बाद भी अब सुना जा रहा है कि सारे अध्यापक, सारे विद्यालय प्रबंधकगण बच्चों से अतिरिक्त फीस भी मांग रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के किराया, कोचिंग तक के खर्चे मांग रहे हैं और अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकों की अलग से डिमांड रख रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम के लिए ये किताबें आपको और ख़रीद लेनी चाहिए। ये अफरा तफरी का माहौल शिक्षा के साथ किया जा रहा है। वैसे भी शिक्षा प्रणाली बहुत ज़्यादा बच्चों के भविष्य के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। उसके बाद इस लॉकडाउन जैसी महापरिस्थिति में गार्जियन की जेब में कितना बोझ पड़ेगा, कितने मोबाइल पे लोड पड़ेंगे, कितने गार्जियन की घर में अफरा तफरी हो रही है, मोबाइल के झगड़े बढ़ रहे हैं, बच्चों में आपस में आपाधापी मची जा रही है। इससे शिक्षा प्रणाली पूर्णतया चौपट हो गई है। इसमें किसी तरह को उभरने की कोई अब उम्मीद नहीं। चलिए फिर आते हैं आपके पास मनोज साहब जी। मैंने कई सारे पॉइंट्स आपके सामने अभी रखे हैं, तो आप उस किस पॉइंट पे अपनी बात को रखना चाहेंगे? सबसे पहले ऑनलाइन पढ़ाई सुविधा ठीक है, अच्छी बात है, उस पर यह नहीं कहते कि ना पढ़ाना चाहिए, ज़रूर पढ़ाना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने की सुविधा में आप ये समझिए कि नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम होती है कि जिससे बच्चा खुद समझ नहीं पा रहा है कि उसको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। दूसरी चीज़, वो इतना ज़्यादा टेंशनाइट हो जाता है कि बीच बीच में रोने भी लगता है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बताए। और लॉकडाउन के उस पर पोजीशन ये है कि ट्यूटर आपके घर नहीं आ सकता, कापी किताबें आपको मिल नहीं रही हैं। तो इस तरह की पढ़ाई का कोई हमारे समझ से कोई विशेष महत्व नहीं है। केवल विद्यालय अपनी फीस लेने के लिए ऑनलाइन। तो
यदि उससे ये समझ में आ रहा है कि नहीं वाकई बच्चा पढ़ रहा है तो ये इसको पहले करते तब तो कोई बात समझ में आ रही थी। जी कृष्णकांत तिवारी जी, अभी मनोज साहू जी ने रखा कि विषय की फीस लेने के लिए प्रोपोगंडा चलाया है, तो आप इस विषय में क्या चीज़ अपनी किस तथ्य को सबसे पहले रखना चाहेंगे? एक्चुअल में हम लोगों को जब पता चला था कि नहीं ऑनलाइन व्यवस्था से शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, तो ऐसा हम लोगों को एहसास था कि बहुत अच्छा कुछ आएगा, जी। दिशा निर्देश अच्छे आएंगे, गाइडलाइंस अच्छी आएंगी। पर जैसे जैसे समय गुजरा जो कि ये निरर्थक है। जी। इसका कारण है बच्चों को मानसिक तनाव से उबारने के लिए, कहीं ना कहीं व्यस्त रखने के लिए इन चीज़ों को लागू करवाया गया, पर बच्चा उससे ज़्यादा मानसिक तनाव में आ गया जब ये चालू हुई। जैसे मान लीजिए कोई अध्यापक किसी भी विषय को भेजता है व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी ऐप के द्वारा, तो वो सामग्री इतना कंटेंट हो जाता है कि उसको देखते देखते उसकी आंखें झिलमिलाने लगती हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो काम किया जा रहा है वो सारा रफ कराया जा रहा है। रफ कराने में हर विषय का, मान लीजिए हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सब एक तरफ से लिखते हैं। 10 से 20 पन्ने एक दिन में हो जाते हैं। 10 से 20 पन्नों के बाद फिर दूसरे दिन 10 से 20 पन्ने, फिर तीसरे दिन 10-20 पन्ने। धीरे धीरे क्या होता है 10वें दिन बच्चे के पास 100 पेज तैयार है। अब बच्चे को मान लीजिए 5वें दिन का कोर्स कुछ पढ़ना हो या देखना हो तो घंटों तो उसी में उलझा हुआ देखता रहता है कि जो है हम क्या करें। तीसरा ये है कि महत्वपूर्ण कि रफ काम होने से बच्चों का उतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको ये लगता है कि बाद में हमको फिर इसको क्लियर करना है, उसमें श्रम की भी हानि है। जी। और चलिए अभी आते हैं, फिर थोड़ा सा विषय हम सभी से लेंगे। जी देखिए क्या है कि बात रखी नेटवर्क की, बात रखी इन्होंने कि जो पाठ्यक्रम है उसमें बड़ी विसंगतियां हैं, ठीक है ना, कि हर स्कूल अपनी अलग किताबें चलाता है। तो अनिल जी के पास हम ये बात पूछेंगे। अनिल जी, आप किस बात को रखते हैं? और मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखूँगा कि देखिए स्कूल्स क्या है, आपको बतलाऊँ, बहुत सारे स्कूल का देखने का है, सभी का नहीं है उसमें नंबर, लेकिन आप देखें तो आपको वहाँ से बुक से लेकर जूते हों, शूज़, ठीक है, टाई बेल्ट, सब वो लोग देते हैं आपको, और जो जितने रुपए की कीमत की चीज़ होती है वो उससे ज़्यादा रुपए की मिलती है, बात आप मानते होंगे। तो मुझे लगता है कि इनकम सोर्सेज तो उनके पास और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि प्राइवेट बुक्स को जो वो चलाते हैं उसमें भी अच्छा खासा पैसा मिलता है, क्योंकि आप उसके बुक के अलावा ले नहीं सकते, कोई सरकारी बुक्स तो है नहीं वो कि रेट निर्धारित हो। तो आप किस बात को इस पर रखना चाहेंगे, क्योंकि डिजिटल वाली बात भी हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा, और फीस का भी उसके साथ है कि जो फीस की मारामारी चल रही है इस महामारी में। जी धन्यवाद। बताना चाहूँगा, मैं अपने दर्द के साथ ही इस कहानी को बयां करूँगा। आपने किताबों की बात उठाई, तो निश्चित तौर पे मैं चूँकि व्यापारी समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो बहुत सारे मेरे ऐसे व्यापारी मित्र हैं जो किताबों को बेचने का काम करते हैं। जी जी जी। अगर मैं बात करूँ और मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने बच्चे की कॉपी किताब खरीदने गया है और वो मेरा मित्र है और मैं उससे कहूँ कि मुझे थोड़ा सा इसमें डिस्काउंट चाहिए, तो हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़ा हो जाता है और वो यहाँ तक मुझसे गुप्त रूप में बातें करता है कि विद्यालय को हमें 50 से 60%, 70% इन कॉपी किताबों में कमीशन देना होता है। जी जी जी। हर साल प्रकाशन चेंज करने के पीछे इन विद्यालयों का मकसद ये होता है कि अपने लिए मोटी कमाई करना। हर बार प्रकाशन से नए दरों पे इनकी एक डील फाइनल होती है। अगर पीछे कोई 60% दे रहा है, नया 70% देने वाला निकल आया है, तो उस प्रकाशन को छोड़ कर ये नए प्रकाशन के साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। भारत देश में ऐसी आपदा की स्थिति में जिस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में पूरा देश एक साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके हम केंद्र सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में उनके साथ खड़ा हुआ है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हिंदुस्तान में हर इंसान का धर्म ऐसे आपातकालीन स्थिति में राष्ट्र धर्म होना चाहिए उनका। इस समय विद्यालय संचालित करने वाले लोग क्यों भूल जाते हैं कि वो भी एक इस देश का एक समाज का हिस्सा है। जी, बहुत जरूरी जब एक मजदूर तबके से लेकर के बड़ा सा बड़ा इस लड़ाई में वो अपना सहयोग दे रहा है, तो विद्यालय वालों को इसी समय अपनी मोटी कमाई करने का आसरा क्यों दिख रहा है? वार्षिक फीस के माध्यम से वो 800 रुपए 600 रुपए बढ़ा रहे हैं फीस में, तो वो फीस ले ही रहे हैं। साथ में चाहे वो आप ड्रेस खरीदवाइए, चाहे जूते मोजे खरीदवाइए, हर चीज में उन्हें सिर्फ अपना एक प्रॉफिट कमाने का शिक्षा मात्र नजरिया दिखता है। लेकिन एक समस्या और है, देखिए अगर हम स्कूलों की फीस की बात कर रहे हैं तो हमें, जैसे अभी आपने परिवार सोसाइटी की बात करी, इस पूरा देश एक समाज है और पूरा परिवार है, तो हमारे साथ ये भी हम उनको नहीं जो है अलग नहीं कर सकते। जो टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं या मान लीजिए चपरासी वगैरह हैं या कोई और कर्मचारी हैं किसी भी रूप में, तो उनको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो जी ऑनलाइन बबलू जी के पास आते हैं। बबलू जी, ऑनलाइन ये जो आप सब इसमें देख रहे हैं, तो आप किस पॉइंट पे अपनी बातों को रखना चाहेंगे? मुझे तो सबसे बड़ा इसी बात का दुख है कि जो विद्यालय वालों ने
आज ये जो इस तरह की समस्या जो चल रही है, समय काल परिस्थिति को देखते हुए सारा देश इस महामारी वायरस से जूझ रहा है और इसके बावजूद भी कोई आदमी अपना व्यापार नहीं कर पा रहा, कोई आदमी कोई अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाने या खिलाने पिलाने की मारामारी चल रही है। हाँ, ये तो दिक्कत है। उसके बीच रह के इन लोगों ने इसके बावजूद भी ऑनलाइन और फ़ोन के माध्यम से घर घर में इन लोगों ने फ़ोन करके ये बताया कि फ़ीस ये पड़ेगी, और ऐसे समय पे इन लोगों ने फ़ीस बढ़ाने की और फ़ीस लेने की, जबकि विद्यालय बंद है, विद्यालय खुले हुए नहीं हैं। इसके बावजूद भी और पैसे को लेके अपना इतना आगे करते जा रहे हैं कि मतलब उसमें बड़ी समस्याएं हैं कि रोजी रोटी बड़ी कठिन है इस समय, और इसके बावजूद भी जाके ये अपना पैसे में ही, जबकि पूरा देश इस समय महामारी वायरस से जूझ रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पूरे देश को आज संभाले हुए हैं, उस संभालने में लोगों को मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि किसी के घर वालों के लिए कि उनको पैसे बढ़ाए जाएं या उनके उसमें, तो थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा है। जी जी, चलिए आप लोग भी सहयोग करते रहिएगा। उधर किसी का प्रश्न हो तो आप नंबर पे भी कॉल मिला सकते हैं 7897731119। इस पे आप लोग अपनी ऑनलाइन बात भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो किसी का। जी, तो ये बताइए, जैसे आप लोगों से फीस को कहा या कुछ भी ये लगा आपने, तो क्या आपने कोई डिस्कशन किया इन चीज़ों पे? क्या आपने ये चीज़ें आगे बढ़ाई कि भाई इस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे? क्या उसका कोई हमारे पास कोई है अभी हम लोगों ने विकल्प? सिर्फ ये कह रखा है कि जो हम लोग व्यापारी आदमी हैं, कहीं से कोई आगमन है नहीं पैसे का, जी जी जी, स्रोत तो कोई है नहीं, सारे स्रोत बंद है। बच्चों को खिलाया जाए, अपना पेट पाला जाए, आगे खुलेगा तो ये बोल दिया गया है कि चलिए आगे हम लोग जमा कर देंगे। वहाँ से दबाव आता है कॉलेजों से, स्कूलों से बार बार कि एडमिशन शुरू हो गए हैं, आप लोग एडमिशन कराइए। एडमिशन में फीस भी मांग रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जैसे एक स्कूल का 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई 5th में 6th 7th में, हर बार प्रकाशन चेंज होने से समस्या ये आ जाती है कि वो पुरानी किताबें हमारी बर्बाद बेकार हो जाती हैं और इतना हाई रेट रहता है जिसका कोई हद नहीं। तो सबसे पहले तो सरकार से अनुरोध है कि जिस भी सिलेबस ऐसा ना करें, वो एक बार जो प्रकाशन दे दे उसको वही रखे। ये कड़ाई से उनको नहीं, ये तो रखना बहुत अच्छी बात चाहिए, क्योंकि अगर आप बस्ता लेने जाइए, अगर 5 नहीं, उसमें पर्यावरण के ऊपर भी बोझ पड़ता है, क्योंकि कॉपी पन्ने जो बनते हैं इसी वनस्पति से बनते हैं, तो वो भी एक अतिरिक्त भार है। आप एक क्लास चेंज करेंगे। जी, मेरे 3 बच्चे, अगर मैं 6-7 हज़ार की लेता हूँ तो 18,000 20,000 रुपए की सिर्फ वो हो जाती। इसके बाद मुझको फीस भी देनी है। आप बताइए कौन अभिभावक 3 बच्चों का 40,000 30,000 रुपए देगा इस टाइम पे? चलिए, तो ये सब बातें तो हुई, सभी ने अपने अपने विषय रखे हैं, लेकिन एक जो बात आ रही है, तो क्या इसका क्या विकल्प है? इसमें से आप लोग थोड़ा सा रोशनी चाहेंगे कृष्ण जी आपसे कि क्योंकि आपने इस जटिल समस्या को रखने का प्रयास किया है, तो क्या विकल्प हो सकता है? एक तो आपने कहा मानसिक दबाव, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन क्या कहीं पर ये थोड़ा सा ऐसा भी करती है कि जो मानसिक दबाव लॉकडाउन का चल रहा है उससे छुटकारा नहीं मिलता क्या इस ऑनलाइन क्लासेस से? थोड़ी देर उसका माइंड बदल जाता है। नहीं, लॉकडाउन में बच्चा पड़ा हुआ है तो बहुत टेंशनाइज होता है कि कहीं जा नहीं सकते खेलने। देखिए, जीवन में हर चीज़ महत्वपूर्ण है, समय हर चीज़ को देना चाहिए। लॉकडाउन के समय में बच्चों को अगर उचित शिक्षा उचित समय या कम समय की दी जाएगी, क्वालिटी की एक दिक्कत बहुत ज़्यादा है। क्वालिटी की, कि अगर पूरा माहौल अगर बना के क्लासरूम वाला वो करके 6 घंटे पढ़ाएंगे ऑनलाइन, तो बच्चे उससे इंजॉय नहीं कर पाएंगे। भी इतना डेवलप नहीं है कि हमारे यहाँ 4G की स्पीड भी आज नहीं मिलती है। आप देखते हैं 4 घंटे बाद गाँव देहात में नेटवर्क नहीं है। हाँ। और नेटवर्क कभी किसी मोहल्ले में धड़ाम रहता है, कभी किसी मोहल्ले में धड़ाम रहता है, ये तो बात बिल्कुल जायज है। और रात के कहीं 4 बजे 4 घंटे 4G चलता है, उस समय कोई छो नहीं सकता है। उसके बाद इसको क्या करना है कि शिक्षा को जो फीस बढ़ रही है, इसको भी इनको माफ कर देना चाहिए। अगर नहीं माफ कर सकते हैं तो कम से कम जो सरकारी यानी पैसा लागू कराया जाए, शुल्क। अच्छा, क्या किशन जी के पास चलते हैं। किशन जी, जो फीस का मामला आ रहा है कि फीस पूरी तरह से माफ़ कर दे, तो पूरी तरह से माफ़ करने पे क्या उचित रहेगा कि आप कुछ विकल्प उसका निकाला जाएगा श्रेणी के अंतर्गत? देखिए, मैं तो क्योंकि हर तबके का आदमी है। देखिए, प्राइवेट स्कूल में अगर आप अच्छी फीस पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो ठीक ठाक कमा रहा था। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले उच्च स्तरीय अधिकारी भी हैं जी, उच्च स्तरीय व्यापारी भी हैं और कर्मचारी के साथ मजदूर तबके के भी लोग हैं, गरीब व्यापारी भी हैं।
जब एक गैस सिलेंडर में ऊपर और नीचे की सब्सिडी तय हो सकती है, वह अपील की जा सकती है कि जो सब्सिडी छोड़ने लायक है उनको छोड़ दी जाए। तो मुझे लगता है कि जो इस लायक परिवार नहीं है, जो महंगी किताबें खरीद सकता है या महंगी शिक्षा का फीस दे सकता है, तो ऐसा रिड्यूस प्रणाली को लागू किया जाए। साथ में जैसा कि अशोक जी ने कहा, पाठ्यक्रम उसको एक ही रखा जाए जी, उसमें बदलाव कदापि ना हो। क्योंकि पूर्व में, आज से बहुत पहले जब शिक्षा चलती थी, तो बड़ी कक्षा का जो किताबें होती थी उसको छोटी कक्षा का उसका भाई ग्रहण करके शिक्षा ग्रहण कर लेता था। आज ये व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो गई है। ये व्यवस्था पुनः लाने की आवश्यकता है। हम इस भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि इस अभियान में महत्वपूर्ण हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़कर इस मांग को उठाएं। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो क्या है कि जैसे ये अचानक ये तो ये किया है स्कूल वालों ने, ये प्रैक्टिकल है मेरे ख्याल में। जैसे प्रैक्टिकल चला था तो काफ़ी परेशानियाँ हुई, तो एक्सेप्ट करते हैं। थोड़ा सा दूरदर्शी स्कूल वालों को होना चाहिए शिक्षा में। ये पहले से अगर इन चीज़ों की तैयारी बना लेते कि हमारी जब छुट्टियां होती हैं तो हम किस तरीके से गाइड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है शायद इसमें इम्प्रूवमेंट बेहतर हो सकता था। ठीक है, तो एक चीज़ और आती है, आप लोगों को बताऊं मैं, कि जैसे अभी बात हुई, आप लोगों ने एक और बात रखनी चाहिए थी उसमें, डेटा की। जो डेटा हम लोग खर्च कर रहे हैं वो तो अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तो वो डेटा का भी खर्चा पेरेंट्स दे रहा है, जाहिर सी बात है, और डेटा फिर भी सही से काम नहीं कर रहा है, तो बड़ी दिक्कत है। तो उस पे कोई अपनी बात रखना चाहे आधा मिनट या? हाँ चलिए, कृष्ण जी की तरफ। डेटा पे आपको जानकारी दे दें कि एक घर में 2 से 3 बच्चे होते हाँ, हैं, हाँ। और फोन वैसे भी सीमित हैं। जी जी बिल्कुल। किसी भी प्रकार के बच्चे की 2 से 3 बच्चों की एक साथ 10 से 11 या 12 से 1 में क्लास ऑनलाइन हो नहीं सकती। दूसरा, डेटा के मामले में आप देख रहे, डेटा ऑलरेडी महंगा ही है, जी, जी। और स्पीड मिल नहीं रही है। डेटा अगर ये बढ़ा दें या फ्री कर दें और स्पीड को बढ़ा जी। दें, तो फिर इस ऑनलाइन शिक्षा का कुछ हल हो सकता है। बिल्कुल सही। एक पॉइंट मेरे दिमाग में भी आया, मैं रखता हूँ इस बात को, कि जैसे क्या कि ये ऑनलाइन क्लासेस का जो चल रहा है प्रोपोगंडा, मैं इसके साथ हूँ कि भाई चले, लेकिन जैसे मान लीजिए हमारा लॉकडाउन है, हम इसको देख रहे हैं कि कितने दिन चलता है। अभी मान लीजिए अभी 45 दिन हुए हैं करीब, तो हम लोग ये भी कर सकते थे कि ऑनलाइन क्लासेस हम थोड़ी सी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, ठीक है, हम कुकिंग वगैरह की, ताकि उससे माइंड भी चेंज हो, या फिर हम कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई की, इस तरह की क्लासेस भी दे सकते थे। इस बात से कोई सहमत है, अपनी बात को रख सकता है? वही बबलू जी। इसमें एक हाँ चीज़ हाँ, और कहना तिवारी जी की चाहूँगा। तरफ। हाँ एक चीज़ इस ऑनलाइन सिस्टम में सबसे बड़ा दोष ये सिद्ध हो रहा है कि जो शहर के इर्द गिर्द के गांव हैं, जो शहरी क्षेत्र है, जो नगरीय क्षेत्र है, जो बड़े कस्बाई क्षेत्र हैं, वहाँ भले ही ये सुविधा कारगर हो रही हो, जब आप दूर दराज जमुना किनारे के बेल्ट के गांव में जाएंगे तो वहाँ के छात्र इसको देख करके आपाधापी में बिल्कुल से लड़खड़ा गए। नहीं बिल्कुल, वहाँ नेटवर्क सही काम कर रहा है, ना ऑनलाइन सेवाएं देखिए, वहाँ बात हो तो रही आपकी बिल्कुल और सही है। आधे से ज्यादा बच्चे लड़खड़ा के बीच में खड़े हो गए। नहीं, तभी मैंने कहा, जैसे गार्जियन अलग चिंतित है, जैसे- छात्र अलग चिंतित है, बिल्कुल विषय सही। अलग चिंतित है। जैसे किशन जी ने पहले बात रखी है कि जो मतलब हमारे पास पाठ्यक्रम है उसमें वो विसंगत रूप में है, तो हम कुछ ऐसी क्लासेस रख सकते थे जो हर उम्र का व्यक्ति उसको कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ योगा क्लासेस हो जाती, कुछ हम ब्रेन साइंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिससे ब्रेन साइंस डेवलप होता है, या कुछ लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं, हम कोई दूसरी भाषा सीख सकते थे, उर्दू है, पंजाबी है, संस्कृत है, या कोई और हमारी यहाँ की, क्योंकि भारतवर्ष भाषाओं का क्षेत्र नृत्य है, गायन है, कुछ और जी कलाओं के हाँ classes बिल्कुल, भी जा उसमें हम साहित्यिक चीज़ें, लिटरेचर को मजबूत कर सकते थे, तो उससे होता किसी उम्र का भी नहीं होता, और उसके साथ साथ पेरेंट्स भी उस चीज़ को अपना सकते थे। और वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बढ़िया रहता है टीवी देखने से, कि हम लोग एक चीज़ को सब लोग सीख रहे हैं और उसको आपस में बांटते। तो इस बात में आपको आधा मिनट कोई बात रखना चाहे तो अपनी रख सकते हैं। अनिल जी। नहीं, मैं ज़रूर रखूँगा। मैं कहना चाहूँगा, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन की जो बात चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस की जो बात चल रही है, तो मैं ऑनलाइन व्यवस्था को, जहाँ तक मैं अपने घर परिवार के आसपास जो देख रहा हूँ, जी जी जी। वहाँ होता क्या है कि अभी लॉकडाउन के बाद जब उन्होंने चालू किया, तो मैं उस केवल विद्यालय में लिखने का कोर्स दिया जाता है जी। और मैंने उस कोर्स को जब बड़ी गहराई से देखा
तो मुझे लगा कि ये रिटन कोर्स जो है पिछले साल जो उनके सीनियर्स क्लासेस को पढ़ के गए हैं उनकी जो नोट्स बुक्स है उस नोट्स बुक्स में उन्होंने कुछ एडिट किया, क्लास 11th लिखा और क्लास 11th लिख करके उन्होंने एक साथ 40-40, 50-50, 100-100, 200 पन्ने व्हाट्सएप में डाल दिए। अब मेरे घर में 5-6 बच्चे हैं, उनके बीच में 2 मोबाइल हैं और हम लोग सामाजिक लोग हैं, तो हर वक्त तो हम घर पे उपलब्ध नहीं रह सकते हैं, तो इतना ज्यादा कोर्स एक साथ डाल दिया है कि बच्चा तो निश्चित तौर पे परेशान है। जी, और बड़ी मैं दिक्कतें हैं। पीछे हमारी एक चीज रह गई थी, मैं उसको कहना चाहूंगा। मैं जिस विद्यालय से रिलेटेड हूँ, मेरे बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, पिछले जब सत्र की समाप्ति के 4 महीने पहले से हर महीने में 2 महीने की फीस ली जाती है। तो 2-2 महीने की फीस लेनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने ऑलरेडी बच्चों की फीस जून तक की जमा कर चुका हूं। मैं पिछले सत्र में, लॉकडाउन अभी 24 मार्च से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जून तक की मैं फीस ऑलरेडी जमा कर चुका हूं। उसके बावजूद भी विद्यालय से पर्ची बना करके मेरे घर पे बुलाई जा रही है। तमाम तरह के टीचरों से मुझे फोन करा करके ये कहा जा रहा है कि आप फीस जमा करो, एक दबाव बनाया जा रहा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से ये अपील करना चाहूँगा, ये फतेहपुर की जनता को लेकर के, कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये बात अगर आप तक मेरी पहुंच रही है तो आप शिक्षा से संबंधित ये जो लाइन है इनको कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी बनाइए जिसमें अभिभावकों का इंटरफियर हो। विद्यालय प्रबंध कमेटी सिर्फ अपने 4 लोगों को बैठ करके किसी तरह का डिसीजन न ले पाए। जिस विद्यालय में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं 10 साल से विद्यालय के अपने बच्चों को उसी विद्यालय में पढ़वा रहा हूं, तो ये मेरा अधिकार बनता है कि विद्यालय अगर कोई परिवर्तन करता है तो उसमें मेरी राय लेनी चाहिए। ठीक है अनिल जी, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप लोगों का सहयोग मिला, और अगर जो ये सार्थक होता है प्रयास जो हमने किया है, और देखिए भारतवर्ष भाषाओं का क्षेत्र है, बहुत सारे गायनों का क्षेत्र है, बहुत सारी संस्कृति है, उस संस्कृति को भी हम ऑनलाइन दिखा सकते थे ताकि पूरा परिवार उसका आनंद लेता। और इस लॉकडाउन में जो हम लोग मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं उससे भी थोड़ा सा अलग हो जाते। ठीक है, चलिए, इस चीज़ को हम आगे भी रखेंगे अगर आप सभी लोगों का सार्थक समर्थन हमें मिलता है। ठीक है, तो आज डिबेट को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। सभी की तरफ से आप सभी को एक बार नमस्कार, एक बार सभी की तरफ कर देंगे, हाथ जोड़ के आप लोग सभी का अभिवादन कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जी, मैं सुनील वर्मा, नमस्कार।